बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन है, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी स्क्रीन पे सुहाफजल। गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको आज के दिन, यानी जुम्मे का दिन, बहुत 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 मुबारक हो। सो वी आर ऑलमोस्ट नॉट राउंड द कॉर्नर बल्कि ऑन द कॉर्नर, क्योंकि अगर हम बात करें वीकेंड की तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फर्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे के बाद हम डायरेक्टली लगता है कि जंप करके हम वीकेंड पे पहुँच गए हैं। लेकिन चूंकि वीकेंड है और वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए होता है, तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कौन से ऐसे पेंडिंग काम है जो कि अब अगले वीक पे जाएंगे और वीकेंड पे आप सिर्फ रेस्ट करेंगे, आपके क्या प्लान्स हैं और हरमीत पाजी के क्या प्लान्स हैं, वो जानने के लिए हम उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अपने दोस्त बात की कि वीकेंड आता है, किसी ने आराम करना होता है, किसी ने काम करना, किसी ने आउटडोर शूट आउट की तरह करने होते हैं, कहीं ना कहीं काम तो करना है। लेकिन बहरहाल मेरा तो फिर वही रूटीन, वही काम। लेकिन माशाल्लाह जुमे का दिन आता है, सुबह आपका चेहरा खिलखिला उठता है, क्योंकि 2 दिन आपने रेस्ट ही करना होता है। लेकिन ये तमतमाता चेहरा सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप आज बहुत सारे लोगों के चेहरों पे देखेंगे, खासतौर पे 9 to 5 जो लोग करते हैं और वो जो जॉब करते हैं या फिर जिनका वीकेंड में 2 छुट्टियां होती हैं, वो तो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं इस हवाले से। तो ये जो मेरी मुस्कुराहट है, जो मेरे आपका फेस का चार्म नज़र आ रहा है, ये खाली मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का है जो कि वीकेंड पे 2 छुट्टियां मनाते हैं। लेकिन जो 2 छुट्टियां नहीं मनाते उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छुट्टी को भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि बिला वजह आगे ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं, तो बिला वजह कोई और मुश्किल पाल के आप अपने आप को परेशान ना करें। अगर एक भी छुट्टी है तो उसको भी भरपूर तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करें। हम भी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, चूँकि आज फ्राइडे है और हमने वीकेंड पे आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें याद करानी है जो कि 2 दिन हमारी गैर मौजूदगी में आपने मुसलसल याद करते रहना है, हमें भी और हमारे प्रोग्राम को भी। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। टॉप स्टोरीज पे टॉप ऑफ दी ऑल, आपको पता है सबसे पहले हम और आप मिलके रिकॉर्ड बनाते हैं और मुझे लगता है कि हम बना देना है कि दुनिया की अनोखी तरीन खबरें देने का गुड मॉर्निंग पब्लिक का ये प्लेटफॉर्म, ये मॉर्निंग शो जो कि सारी दुनिया की अनोखी खबरें और वायरल खबरें लेके आते हैं, जिस डोज को हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो मुझे लगता है हरमीत, हम क्या ही डेली डोज में रिकॉर्ड शामिल करें, हम भी बस रिकॉर्ड जो है वो बनाने ही लगे हैं और बनाने ही लगे हैं, लेकिन बहुत करीब पहुंच चुके हैं। खैर आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि टॉप स्टोरीज में हम डेली डोज के बाद शामिल करेंगे आज के होने वाले क्रिकेट मैच की। हम वैसे रोज़ाना बात करना चाहते हैं और रोज़ाना हम बात ना भी करें तो हरमीत हर हल्के में इस बारे में बात ज़रूर हो रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस को कोई छू मंतर कर दे कि वहाँ पर कुछ जाकर जो हमारे 11 मजलूम बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं जो टीमों के साथ आमना सामना होना है हमारा, तो मुश्किलात इसलिए कि भाई 4 मैचेस आपने जीतने हैं और फिर जाके सेमीफाइनल में पहुंचना है। लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं थी, चाहे वो फील्डिंग की बात करें, बैटिंग लाइन की बात करें या बॉलिंग की बात करें, तो कहीं मजा नहीं आया, चस नहीं आया। है आपकी जो आप बता रहे हैं ना, यही रिव्यूज़ जो है वो पाकिस्तानियों के भी हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, खास तौर पे मैं जब कमेंट सेक्शन में देखती हूँ तो इस हवाले से काफ़ी रिएक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने वाले पूरी दुनिया में बसते हैं, उनको पसंद करने वाले बाबर की फ़ैन को देख लिया और हमारे बाकी जो क्रिकेटर साबिक रह चुके हैं जो अब हमारी टीम के अंदर हैं, लेकिन इस वक्त तनकीद का ये सिलसिला जो जारी है और जो कि वैलिड भी है। खैर इसको आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद आपको पता है कि आज हमने बात करनी है कि हम इंतखाबात की बात करते हैं, सियासतदानों की सियासी कैंपेन्स जो इस वक्त इंतखाबात को लेकर चल रही हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है, क्या ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं। हम IMF का बहुत बात करते हैं, उसकी शराइत की बहुत बात करते हैं, या मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद आपको इस बात का पता है कि पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा सस्ता हुआ है, डॉलर की सस्टेनेबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है। तो मुल्क की माशी सूरत हाल जो कि कनेक्टेड है इंतखाबात से, उसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, एक बहुत हैरानकुन जो नंबर्स हैं वो हमारे पास आए हैं और उसके मुताबिक एक सर्वे किया गया पाकिस्तान में हरमीत, और उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 92% खुला दूध जो मिलता है वो ऐसा नाकिस दूध होता है कि वो पीने के काबिल नहीं होता। हम चाय बनाने या बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस खुले दूध की बात कर रहे हैं। प्रोसेस फूड पे तो खैर हम अभी जा ही नहीं रहे कि वो कितनी, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी मेकिंग क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, हम सिर्फ खुले दूध की बात कर रहे हैं जो कि बच्चों से लेके बड़े तक सारे इस्तेमाल करते हैं। तो 92% मतलब ऑलमोस्ट, अगर मैं से कहूँ कि 100% है तो गलत नहीं होगा। तो जो खुला दूध मिलता है वो इतना नाकिस है, उसमें क्या मिलावट किया जाता है। अगर हम पंजाब फूड अथॉरिटी की बात करें या दीगर सूबों की फूड अथॉरिटीज़ की बात करें तो इस हवाले से उनके क्या एक्शन है, क्या उनके SOPs है जो कि फॉलो किए जाते हैं या नहीं किए जाते। खैर इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में शामिल करेंगे और कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ
पैनल के तौर पे होंगे। आगे बढ़ेंगे और हमने आपसे एक कम उम्र तरीन फ्रीलांसर, अगर मैं इन्हें कहूँ वेब डेवलपर कहूँ तो गलत नहीं होगा। हरमीत, हम बात करते हैं हमेशा स्किल बेस्ड लर्निंग की, और जो भी तालीम के माहिरीन हैं उनका कहना यही है कि बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के नौजवान यानी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामार जो हैं उनको भी स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ अगर हम ड्राइव करेंगे तो उनकी कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद एक्सेल किया जा सकता है, बनस्बत इसके कि उनको जॉब देने या जॉब बनाने या जॉब क्रिएट करने की तरफ जो है वो उनका रुझान हो। तो बेसिकली ये एक बच्चा है छोटा सा नन्हा मुन्ना सा, और ये वेब डेवलपर है। कैसे शुरू किया, कैसे सीखता है, कैसे सिखाता है, तो बेसिकली इसको हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इट्स टाइम टू कॉल आउट आज का डोज, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आज जी आपको आज का डोज देते हैं, फ्राइडे डोज। हम कोशिश करते हैं कितना हैवी डोज हो कि आप कम से कम वीकेंड में तो इस ट्रांस में रहें कि आपने वीकेंड के बाद फर्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे पे कौन सी ऐसी खबरें जो हमें भेजनी है आप भेज सकते हैं। आपका जो रिव्यू है वही प्रोग्राम में हम यकीनन शामिल करेंगे। ऐसी खबर, ऐसा रिकॉर्ड अगर आप बना रहे हैं कहीं, तो अगर आप हमारी टीम के साथ रब्ता करके और अपना टैग करके हमें भेज सकते हैं वो खबर, वो रिकॉर्ड जो आप बना चुके हैं, उसको शामिल करेंगे हम डेली डोज में। लेकिन आज आपको बताते हैं कि जनाब पहली खबर जो है वो यकीनन एक रिकॉर्ड भी है, और रिकॉर्ड होने के साथ साथ अनोखी खबर भी है। हमारी खबर हो, डेली डोज की हो और हरमीत अनोखी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। हम आपको दिखाने लगे हैं ऑस्ट्रेलिया के समंदर में इंतहाई नायाब लेपर्ड फिश जो है वो अब यूं कहे कि पता चला है इसका। ऑस्ट्रेलिया से पहले भी अगर कहा जाए तो दीगर समंदर, फॉर एग्जांपल दूसरे ममालिक के जो है वहाँ पर ये लेपर्ड फिश देखी गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पहली दफ़ा देखी गई है। गोताखोर जो है उनका कहना ये कि वो इसी मकाम पर पहले भी कई दफ़ा आ चुके हैं, गोताखोरी कर चुके हैं, लेकिन ये जो लेपर्ड फिश है इससे पहले उन्होंने इसको यहाँ नहीं देखा। और लेपर्ड फिश भी कैसी, वाइट लेपर्ड, मतलब सफ़ेद कलर की आपकी एक्सटर्नल स्किन हो और उसके ऊपर लेपर्ड जो आपका टेक्सचर होता है, और वो इस तरह से बहुत खूबसूरत बना रहा है इस मछली को। और फौरी तौर पर उस गोताखोर ने इस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया। उसके बाद ये वीडियो जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ने जब अपने सोशल मीडिया साइट पे लगाई तो लोगों ने कहा यस इट सीम्स टू बी लाइक वेरी डिफरेंट, वेरी ब्यूटीफुल। लोग तो तारीफ कर रहे हैं इस मछली की, लेपर्ड फिश। वैसे सो अगर हम देखें ना कि जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं, और ख़ासकर मेरे सामने एक वीडियो आई और मैं खुद बड़ा हैरान हो गया था कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म की फिश, और यानी आप उस पार भी वो पानी नज़र आता है। अगर आप उस फिश को देखें, यकीन आपको हैरानी होती कि कहाँ है वो दिल, कहाँ है वो जिगर, गुर्दा किधर, ये सारी चीज़ें कोई नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल एक जैसे एक आईना, एक शीशा जो है वो आपको ऐसे नज़र आता है। सो आपकी बात दुरुस्त है कि इस किस्म की जब खूबसूरत नायाब किस्म की मछलियां या जानवर या ऐसी चीजें आती हैं और उसका पहली बार कहीं उसकी वीडियो आती है या तस्वीर आती है तो यकीनन हैरानी होती जरूर है। लेकिन आप इस मंजर को देखें कितना ये खूबसूरत है, और समंदर के बीचों बीच जब आप गुजरते हैं, उस तय के सामने गुजरते हैं और आपके इर्द गिर्द जब अभी हयात का गुजरते हुए तैरते हुए नजर आते हैं, और वो नज़ारा वाकई में बड़ा खूबसूरत और बड़ा कमाल का होता है। लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं एक चीज को दरियाफ्त कर लेते हैं, वो नई खबर जब आप दुनिया तक पहुंचाते हैं तो वो एक्साइटमेंट भी बड़ी ज्यादा होती है। और हरमीत हम बात करें तो हमें वैसे आपको पता है इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक्वेरियम की अगर हम बात करें तो डिफरेंट मॉल्स में रखे जाते हैं। अब तो घरों में लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है कि वो छोटा हो या बड़े साइज़ का एक्वेरियम हो, लोग कोशिश करते हैं पूरा वो एम्बियंस क्रिएट करने का। लेकिन ये कुदरत का क्या सा बेहतरीन शाहकार है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं लाइव है। और आपको पता है ये मछली जो है इसके बाद अब लोगों ने ये जानना शुरू कर दिया कि इस किस्म की मछली जो है वो और किन किन समंदरों में पाई जाती है, और इस हवाले से मज़ीद तहकीक जो है वो इस वक्त जारी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो यकीनन ये भी एक शाहकार ही है, लेकिन ये कुदरत का नहीं कि इंसानों का शाहकार है। क्योंकि अगर हम चीनी इंजीनियर्स की बात करें तो फिर इनकी क्या ही बात है ना। मतलब अगर आप पाकिस्तानी किसी प्रोजेक्ट की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर किसी प्रोजेक्ट की बात करें, या चीन में खुद किसी प्रोजेक्ट की बात करें, तो एक प्रोजेक्ट इनको दे दिया जाए ना तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा के उसको बाय हुक और बाय क्रूक पॉसिबल कर ही देते हैं। अब इंजीनियर्स ने ये हज़ारों टन वजनी बस टर्मिनल है जो कि हम आपको इस वक्त लाइव तो नहीं है, मतलब दिखा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से इस बस टर्मिनल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। मतलब जगह तब्दील की है। मतलब जब इसको बनाया गया, ऑब्वियसली अब मैं जब बता रही हूँ कि हज़ारों टन वजनी है तो उसकी जगह तब्दील करने के लिए आपको पता है जेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जगह तब्दील करने के लिए जो जेक्स इस्तेमाल किए गए उसकी तादाद 532 थी।
532 हाइड्रोलिक जैक्स इस्तेमाल किए गए सिर्फ इसको राउंड वेव करने के लिए। और जनाब फिर चीनी इंजीनियर्स ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया। दुनिया में ये रिकॉर्ड पहला रिकॉर्ड है कि आप किसी भी हैवी बस टर्मिनल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करें और बिल्कुल उसको मतलब चेंज किए बगैर। इसके अलावा मैं आपको भी बता दूं कि इसको जितना घुमाया गया है वो कितना है, 288 मीटर्स इसको घुमाकर इसकी जगह को तब्दील कर दिया गया है और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। हाँ, वैसे जब ये खबरें आ रही थी मुझे याद है कि ताजमहल जो है उसको उस जगह से इसलिए हटाया जा रहा है, वो कोशिश की जा रही है कि क्योंकि दरियाई जमुना जो है कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रहा है ताजमहल को। तो मैं खुद हैरान था कि क्या तरीकाकार, क्योंकि आज से ये 10-15 साल 18 साल पहले की खबर जब ये अखबारों में आई तो हैरानी थी। लेकिन आज अगर हम देखें ये सारी चीजें बड़ी, और फिर चाइना की बात की जाए, ऑफकोर्स चाइना जिस तेजी से तरक्की के मंजिल तय कर रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग की शोबे में हो, चाहे वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, डॉक्टर्स की हो, मेडिसिन के हवाले से हो, दीगर मामलात के हवाले से, तो हमें चाइना किसी से पीछे नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं हम दीगर ममालिक को देखते हैं तो किसी न किसी मामलात में वो हमें नजर आते हैं, चाहे वो अमेरिका की बात की जाए, चाहे वो अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस हो, दीगर ममालिक में आजकल फलस्तीन के मामले पर। चाइना ने हाँ कोशिश की है, साइलेंट वॉर जरूर खेली है, लेकिन खुल के किसी मुल्क के सामने नहीं है। यही वजह है कि आज वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब हम ग्रेजुअली जब आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा है हरमीत, अगर हम बहुत सारे डैम्स के प्रोजेक्ट्स की बात करें और पाकिस्तान में ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स खासतौर पे जो कि गेम चेंजर होते हैं या उनको बनाया जाता है, उसके लिए चीनी इंजीनियर्स की खिदमत जो यकीनन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ली जाती है और उनकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से ही ली जाती है। और ये भी उनका एक शाहकार, उनका एक कारनामा है जो कि चीन को इस चीज़ का और चीनी इंजीनियर्स को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। वैसे आजकल की जनरेशन को आपको पता है हरमीत पाजी कहा जाता है जेन जी, मतलब कहते हैं कि आजकल की जनरेशन तो काबू में ही नहीं है ना, मतलब इतने शरारती बच्चे हैं कि इनका कोई मतलब इनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, मीट नहीं कर सकता। लेकिन जनाब आजकल की माएँ भी बहुत चालाक है, बच्चे तो आखिर माओ के ही है ना। तो आजकल की माएँ जो है उन्होंने अब मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने बच्चों को यूँ कहें कि फंसाने की कोशिश करना शुरू कर दी है कि चले अब आप जब उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते तो उन्हें कंफ्यूज तो कर सकते हैं ना। खैर ये माँ ने भी बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है नॉर्मली अगर माँ की बात करें तो जब बच्चा थोड़ा छोटा होता है, फिर अगर 2 साल की बात करें, 2.5 साल की बात करें, तो कम से कम ये वो टाइम पीरियड होता है जब माँ की नींद तो पूरी नहीं हो सकती। तो माँ सिर्फ तब सोती है जब बच्चा सोता है। लेकिन इस माँ ने सोने के लिए क्या ही ज़बरदस्त तरीका निकाला है। माँ ने शरारती बच्चों को अनोखा टास्क दे दिया। अब टास्क क्या दे दिया ये भी आप देखिए, बल्कि आप देख ही रहे होंगे। दोनों बच्चों को कहा देखो मैं सोने लगी हूँ और आपने, मैं सोने नहीं लगी बल्कि मैं सोऊंगी और सोने की सिर्फ एक्टिंग करूंगी। तो आपने मेरा खूबसूरत सा स्केच बनाना है। एक लड़का एक लड़की, उन्होंने पकड़ा एक पेपर, साथ पकड़ी एक पेंसिल, कितनी खूबसूरती से आराम से सुकून से लेट के वो अम्मा का स्केच बना रहे हैं। और उसके दौरान अम्मा ने ऐसा स्केप लिया कि बस नींद पूरी कर ली। लेकिन ये आइडिया अच्छा था। नहीं, आइडिया बड़ा मजे का था। वैसे अगर अब बात की जाए शहरों के हवाले से तो कहीं ना कहीं बच्चों को बाहर भेजना माँ बाप को जरूर फिक्र होती है और नींद भी मुश्किल में। और फिर बच्चे, जारी बात है, आपने जिस तरह जनरेशन सी की बात की है, तो आजकल के बच्चे तो या तो उनको मोबाइल चाहिए, मोबाइल ना हो तो फिर कहीं ना कहीं शरारतें तो बड़ी ज्यादा करते हैं। और नींद पूरी भी आपने करनी है लेकिन नींद पूरी नहीं हो पाती। हमारे दौर में या हमारे इलाकों में क्या होता था कि बैट एंड बल्ला पकड़ा के अम्मा कहती थी भैया चलो खेल ले जाओ, तो फिर हम भी खुश हो जाते थे और कहीं ना कहीं उनका आराम भी हो जाता था। लेकिन शहर है, शहर की जिंदगी बड़ी टफ है और कहीं ना कहीं आपने आराम करना है। लेकिन बच्चे जो हैं आजकल के वो शरारती नहीं, बहुत शरारती हैं। अच्छा, वैसे ना हरमीत हमें इस बात का अंदाजा है कि हमारे घरों में अगर हम माओ की बात करें तो यकीनन बच्चों के पहले अर्ली ईयर्स जो होते हैं उसमें माओ को बड़ा टफ टाइम मिलता है। वाकई नींद नहीं पूरी होती, सारा दिन बैक टू बैक काम, और बच्चे कहा जाता है ना कि दिन भर सोते हैं रात भर जागते हैं। तो यहाँ की माएँ तो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लेकिन ऑब्वियसली अब मुझे लगता है कि पेरेंटिंग अब भी एक साइंस बन चुकी है, क्योंकि पहले ज़माने में शायद चीज़ें थोड़ी आसान थी, मुश्किल तो खैर हमेशा से रहती हैं अर्ली ईयर्स में। लेकिन आजकल की माओ को मेरे ख्याल से बच्चों की ज़हनियत और बच्चों की सोच और बच्चों के जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस होता है उसके मुताबिक थोड़ा ड्राइव करना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। और ये माँ जो है ना काफ़ी स्मार्ट पाई गई हैं। तो बस इनकी तरह आप भी कोशिश करें बच्चों की तख्लीकी सलाहियात को उभारने की और फिर अपनी नींद पूरी करने की। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं जी। अगली खबर जो है बेसिकली हमने आपको देनी है ये खबर क्या, ये वीडियो क्या, ये पिक्चर क्या
और आपको पता है रणबीर सिंह की जब हम बात करते हैं, दीपिका पादुकोण की बात करते हैं, इस कपल की बात करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि कहा जाता है कि एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। और जब शादी की बात आती है अरमी, तो कहा भी यही जाता है कि आपकी सोच मैच करनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी मैच करनी चाहिए, आपकी आदतें मैच करनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन दो ये पर्सनालिटी जो कि एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट है, इन्होंने किस तरह से इस कपल को मैनेज किया, किस तरह से कंपोज्ड पर्सनालिटीज़ के साथ ये दुनिया के सामने आए 5 साल बाद। मतलब हर चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज में कैरी करते हुए एक अरसा गुजरा, मतलब 5 साल इनकी शादी को हो गए हैं, लेकिन अब जाके इनकी शादी की जो ऑफिशियल वीडियो है वो मंजर आम पर आई है। वो सीम्स टू बी लाइक वेरी वेरी खूबसूरत, क्योंकि मुझे तो देख कर ही कल बहुत हम देख प्यार रहे आ थे गया सोशल था। मीडिया पे ये वीडियो काफी वायरल में गर्दिश थी, और कर रही है। आपको याद होगा जब इनकी शादी हो रही थी तब उसमें मोबाइल लेके जाना बैन था। अलाउ नहीं और था। मोबाइल आप जो है बाहर जमा करा के अंदर जा रहे थे, और उसमें से मेरे ख्याल में एक ही शख्स था जिसको सब कुछ, जिनकी टीम थी, जिनको अलाउ था कि आपने सब कुछ करना है और फोटोग्राफी चाहे सारा कुछ वही। लेकिन इंतजार लोगों को बहुत होता है, बॉलीवुड स्टार हैं, और आपने तो फरमाया कि कहीं ना कहीं हम रणवीर सिंह को देखते हैं और फिर दीपिका पादुकोण, दोनों में बहुत मुख्तलिफ है। एक स्पोर्ट्स फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, खुद भी स्पोर्ट्स वुमेन रही हैं, और फिर उसके बाद वो बॉलीवुड में आई। दूसरा रणवीर सिंह मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, उसकी एक्टिंग देखें या वैसे लाइफ में उनको देखें, वो शरारती, एनी टाइम वो आपको शरारती ही नजर आएंगे। और शादी के ये जो वीडियोज आ रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसी तरह वो शरारतीपन जो है हमें रणवीर सिंह का नजर आता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो फिल्में इन्होंने एक साथ जोड़ी बन के दी, वो फिल्म सुपर हिट हुई, और यही वजह है कि जोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कुर्बतें भी, और फिर शादी का ये मामला है। लेकिन शादी के बाद हम रील भी देख रहे हैं, इनकी वीडियो भी मंजर आम पर देख रहे हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं ना, हम कंक्लूड कर देते हैं इस खबर को इस तरह से कि जब हम किसी एज ए इंडिविजुअल कामयाब देखते हैं या हम किसी कपल को कामयाब देखते हैं तो यकीनन हम उनकी कामयाबी को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक सक्सेस स्टोरी होती है। दीपिका का आपको पता है कि उन्होंने एक लंबा अरसा जो है डिप्रेशन में गुजारा, और उसके बाद फिर जाके अपने आप को ओवरकम किया, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको ओवरकम करके दुनिया को ना सिर्फ डिप्रेशन के बारे में बताया बल्कि कहती हैं कि बात भी करें। तो आप यकीनन जब कामयाब देखते हैं किसी को तो सिर्फ ये मत देखा करें कि कितना आइडियल कपल है, उसके पीछे एक सक्सेस होती है, एक स्ट्रगल होती है, तो वो आपको भी करनी होती है अपनी इस ज़वारी ज़िंदगी में, और हर किसी को करनी भी चाहिए, और होप नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुस्तकिल करते रहें, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। एक ब्रेक लेनी है क्विकली, आते हैं ब्रेक के बाद वापस, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे, क्योंकि हम सियासी सूरत हाल के बारे में रोज़ हरमीत बात करते हैं, और हम इस बात को मानते हैं कि हमारे मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसकी बेहतरी डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे सियासी सूरत हाल से, कि हमारे सियासतदान या मुल्क में होने वाले इंतखाबात हैं वही हमारी माशी सूरत हाल को स्टेबल कर सकते हैं किसी हद तक। लेकिन IMF के मुआहदे से लेकर दोस्त ममालिक से मिलने वाले फंड्स और कर्जा जात की अगर हम बात करें तो यकीनन हमारी मैशत इसी पर बेस करती है। लेकिन अब हमारी मैशत को संभाला देने के लिए ऐसा कौन सा नैरेटिव है, कौन सी ऐसी कंपनी की तरफ से आ रहा है? मैं कंपनी इसलिए कह रही हूँ बिकॉज सियासतदानों की जो पार्टीज हैं वो इस वक्त कंपनीज का किरदार ही अदा कर रही हैं। तो ये सारी माशी सूरत हाल जो है इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, आम इंतखाबात के लिए अवाम ने इंतखाब करना है, और अब इंतखाब की हम बात करते हैं तो हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं, क्योंकि और कोई वे आउट हमारे पास है नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अगर हम दीगर सियासी जमातों की बात करें या मुख्तलिफ टेन्योर्स की बात करें तो किस दौर में आपको लगता है कि माशी सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर थी आज के दौर से कंपैरिजन करें कंपैरेटिवली? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी है इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, बूम एंड बस्ट साइकिल जी। इसमें बेसिकली बूम उस टाइम होता है जब हमारे किसी न किसी यानी बैरूनी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो बैरूनी इमदाद कम होनी शुरू होती है तो वो आप देखें तो एक बस्ट का साइकिल शुरू हो जाता है। उसकी मिसाल आप देखें कि अफगानिस्तान का जब इशू हुआ 80s में, तो उस हम राइट साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स खड़े थे, तो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में आप देखें तो पाकिस्तान को काफ़ी सारी इमदाद मिली। लेकिन जब वो अफगानिस्तान का इशू ख़त्म हुआ तो रेसलर अमेंडमेंट्स और बाकी चीज़ों के ज़रिए अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद करनी शुरू कर दी। तो 90s का अरसा फिर हम मुश्किलात का शिकार हुए। फिर 9/11 हुआ तो मुशर्रफ साहब का ज़माना था।
सही। फिर दोबारा से मेहरबानियां होनी जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी में आपने देखा कि 2006-7 के बाद मुसलसल मुश्किलात रही हैं। हालांकि हमें टेरी लूगर बिल के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ने उस टाइम हमें असिस्ट करने की कोशिश की जब पीपल्स पार्टी का जमाना था। तो बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपनी सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को जनरेट नहीं कर सके, इसलिए हमें रिलाई करना पड़ता है बाहर के ममालिक की सेविंग्स के ऊपर और उनके कर्जों के ऊपर। ये बेसिकली साइकिल है। इसमें जिस पीरियड के दौरान वो इमदाद आती रही है, हमारी इकॉनमी बेहतर रही है। जब वो इमदाद जो है वो ड्राई हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो हमारी इकॉनमी जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। और यही चैलेंज है हमारा कि हम अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक सेविंग्स को और जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उनको बेहतर करें ताकि हम अपनी ग्रोथ को खुद शुरू कर सकें। जी हरमीत मेहताब साहब, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं, हमने देखा है, आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं हमने इमदादों पर ही इन्हिसार किया और दुनिया जो हमारे आस पड़ोस थी उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई, हर चीज पर तवज्जो दी और कहीं ना कहीं वो आगे निकल गए। लेकिन इस वक्त क्या आपको लगता है कि जो हालात चल रहे हैं, जिस किस्म की सिचुएशन है, क्या तमाम तर बशमूल सियासी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया, हर तरफ क्या आपको लगता है क्या अब मिसाके मईशत पर अब जोर देना चाहिए और क्या तरीकाकार हो सकता है जो मुश्किल हालात हैं कि हम दोबारा IMF की तरफ ना जाएं, तो किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि शायद हम अगले IMF के प्रोग्राम में ना जाएं, मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में डिवीजन है इस इशू के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि हमें IMF के बगैर जो है वो गुजारा करना चाहिए। है तो ये आइडियल, लेकिन मैं आपके सामने चंद हकाइक रख देता हूँ और आपके देखने वाले जो हैं और आप बेहतर इसको जज कर सकते हैं। पाकिस्तान को अगले 3 से 4 साल के दौरान पाकिस्तान की जो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है वो 80 से 100 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है। क्या IMF की बैकिंग के बगैर हम ये जनरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर 2 काम कर लें। एक काम ये है कि हम अब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, आप ये देखें कि मुख्तलिफ उसकी रिफ्लेक्शन नजर आनी शुरू हो गई है। पहले पाकिस्तान स्टील मिल बंद हुई, अब PIA जो है वो दाने पे खड़ी है। अगर हमने उसको रेस्क्यू न किया तो आप ये देखें कि उसकी कितनी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही है। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है कि हम अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम वो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, चाहे वो पावर सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो अमीरों को टैक्स नेट के लाने के अंदर हो, उसको करने में नाकाम रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हल होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगी। FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर आएगी। जब ये इशू हल होगा तो हमारा एक्सपोर्टेबल सरप्लस बढ़ेगा। अभी आप ये देखें कि कितनी शर्म की बात है कि 240-50 बिलियन लोगों का मुल्क है और हमारी एक्सपोर्ट्स 25 से 30 बिलियन डॉलर्स के दरमियान खड़ी है पिछले कई सालों से। सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है, 6 to 7 मिलियन, 8 बिलियन उसकी पॉपुलेशन है और उनकी एक्सपोर्ट्स 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और वहां पे कोई चीज पैदा भी नहीं होती। रॉ मटेरियल कहीं से उनके पास पैदा नहीं होता। तो हमारे पास तो आप ये देखिए कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हमारे पास वो अलग बात है। मेहताब हैदर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं ना बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होने की या प्रोडक्शन की, तो वी वर एक्सपर्ट इन सो मेनी थिंग्स। लाइक एट दैट टाइम अगर हम स्टील की बात करें, अगर हम ज़राअत की बात करें, मुख्तलिफ शोबाजात की बात करें, जहाँ पर कुदरती वसाइल से माला माल ये मुल्क जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, बहुत सी चीज़ों को बरोकार ला के इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड करती हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर हम स्टील की बात करें तो इस शोबे पर आप काम करने की बात की जा रही है, इसके रिवाइवल की खास तौर पर बात की जा रही है, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर काम करके थोड़ी बेहतरी लाई जा सकती है? कौन से ऐसे इक़दाम हैं, इनिशिएटिव हैं जो कि फौरी तौर पर लेने चाहिए? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले ये जो आपने बातें की हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपना एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ाएं। दूसरा ये है कि अब वो वक्त गुजर गया कि जहाँ पे हमने हमेशा अमीरों के ऊपर टैक्स लगाने से कतराते रहे। अमीरों को और पाकिस्तान की जो अपर मिडिल क्लास है उनको टैक्स देना पड़ेगा। हम नहीं अफोर्ड कर सकेंगे कि हम टैक्स के बगैर रहे। पाकिस्तान में अभी आप देखें ना,
गरीबों से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में ज्यादा पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान का अमीर के ऊपर आप टैक्सिंग लगा रहे हैं, ये लीड कैप्चर नहीं चलेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, टैक्स के निजाम को ठीक करना पड़ेगा, बिजली के निजाम को ठीक करना पड़ेगा, हमारी गैस जो है उसकी प्रायोरिटीज को ठीक करना पड़ेगा। ये सारे काम जो है वो करने पड़ेंगे। जो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, एसओईज हैं, उनका जो है वो ठीक करना पड़ेगा, या उन्हें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा या ठीक करना पड़ेगा। सर एक और चीज है, सर एक और चीज है इसको मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा नहीं है। सर एक और चीज है इसको मैं चाहती हूँ कि आप एड्रेस करें। हम हमेशा कनेक्ट करते हैं हमारी माशी सूरत हाल को सियासी सूरत हाल से, कि एक मुआहिदा एक हुकूमत में किया जाता है, अगली हुकूमत आगे कहती है कि वो मुआहिदा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी शराइत मानते हैं और वो मुआहिदा करने के लिए बाय हुक और बाय क्रूक हमारी पूरी कोशिश होती है कि मुआहिदा हो जाए, बिकॉज उसके अलावा कोई वे आउट होता नहीं है। IMF की अगर मुआहिदे की बात करें, आपने कहा बिल्कुल ठीक कि अगला मुआहिदा अगर ये मिसकंसेप्शन है कि नहीं होगा तो उसके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जो शराइत है, फॉर एग्जांपल टैक्स बढ़ाने की बात की जाती है, पेट्रोल की प्राइसेस की बात की जाती है, गैस प्राइसेस की बात की जाती है, और बाजुकात IMF के इस मुआहिदे के कंधे पर रख के बंदूक भी चलाई जाती है। आप क्या समझते हैं कि बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो हम तो इस चीज़ से निकल सकते ही नहीं है, या निकलने की हम कोशिश भी नहीं करते? इन तमाम शराइत के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो अप्रोच है ना विंडो ड्रेसिंग की, ये विंडो ड्रेसिंग का वक्त खत्म हो चुका है। मैं यही बात कर रहा था कि वो एक टाइम था जब हम मैन्यूवरिंग करके वक्ती तौर पे विंडो ड्रेसिंग करके हम निकल जाते थे। फॉर द टाइम अब ये जो पैची अप्रोच है ये नहीं चलेगी। हमें बुनियादी मसाइल को, जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर क्या है? बुनियादी तौर पे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों लगाए हुए हैं? बुनियादी वजह ये है कि हम अपने अमीरों को टैक्स नेट में नहीं ला सके। तो बुनियादी और टैक्स का फलसफा क्या है? टैक्स का फलसफा पूरी दुनिया में ये है कि अमीर टैक्स देते हैं, अमीरों का टैक्स लेकर गरीबों के ऊपर खर्च किया जाता है। यहाँ भी बड़े में उल्टा निजाम है, गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों की खर्च किया जाता है। तो ये जो निजाम है, ये निजाम को ठीक करने का वक्त हुआ चाहता है। जी जी हरमीत, मतलब इधर अगर हम देखें एक चीज जो इस वक्त सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि गर्दिशी करते जो है वो दोबारा बढ़ रहे हैं, और दावे बड़े किए गए थे डॉलर को रोकने के लिए बहुत सारी चीजों के हवाले से, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो चीजें संभली नहीं है, बल्कि उसी तरह कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं कि भाई फिर भी ये मामला जो लग रहा है, जो कोशिश की जा रही है, फौज की जानिब से कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चीजें संभल नहीं पा रही है। क्या ऐसे इकदाम उठाने चाहिए मजीद कि चीजें संभल जाए? कहीं ना कहीं ये जो स्मगलिंग हो रही है, डॉलर्स जिस तरीके से होंडी के जरिए यहां से इस्लामाबाद से जहां से शिफ्ट होते थे, तो अभी भी वार्निंग ही वार्निंग दी जा रही है, कोई आगे कोई हमें कुछ चीजें नजर नहीं आ रही हैं। नहीं, देखिए एक बात, हमें जो क्रेडिट जहां पे जाता है वहां पे हमें क्रेडिट भी देना चाहिए। आप ये देखिए कि जो जिस अंदाज में डॉलर और रुपए की जितनी तेजी से रुपए की गिरावट हो रही थी, वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उस पर काम किया और उसके नतीजे में इम्प्रूवमेंट आई है। इशू ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है? ये सस्टेनेबल मेरे ख्याल में नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब तक उन्होंने तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर लिया, अब उसके लिए जरूरी था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोशिश करके जो डॉलर इन फ्लोज हैं, जो कि हमने IMF के प्रोग्राम के तहत उनको बताए हुए हैं कि हम वो मटेरियलाइज करेंगे, वो लोज की सूरत में है, वो बर्डन तो बढ़ेगा लेकिन वो मटेरियलाइज कर ले। क्योंकि आप ये देखें, आप कल का देख लें, कल रात को जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज किया है अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा, उसमें दोबारा से बताया है कि 200 से 250 मिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व गिर गए हैं वीकली बेसिस पे। तो वो फंडामेंटल्स ठीक करने पड़ेंगे। और आप जो बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से उसके असरात नहीं आ रहे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के जमाने में मैजिस्ट्रेसी का सिस्टम खत्म किया गया। वो मैजिस्ट्रेसी के निज़ाम को जब खत्म किया गया है तो जो लोकल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट है, उनको उनकी पावर्स जो है वो कम हुई है, जो प्राइस मैजिस्ट्रेट थे वो नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो DC बैठे हुए हैं, हुकूमत इनको देखे और इनसे पूछे, और एक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का निजाम है जो ये बता सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में किन किन चीजों की प्राइस बढ़ी है। तो इसको एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाकर उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाए। ठीक है मेहताब हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कंपैरिजन करना चाह रहे थे, इस सेगमेंट को कंडक्ट करने का मकसद भी ये था कि अगर कंपैरिजन में जाएंगे तो आपके लिए इंतखाबात में इंतखाब जो है वो यकीनन आसान हो जाएगा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और कल से सोशल मीडिया पे खबर सर्कुलेट कर रही है अरमीत, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने देखी और हैरान कुन जो नंबर्स है वो हमारे सामने आ रहे हैं कि अगर हम पूरे मुल्क की बात करें, मुल्क पाकिस्तान की बात करें, तो 92% ऐसा दूध जो कि एक क्राइटेरिया जो होता है, मयार जो होता है उस पर पूरा नहीं उतरता। और फिर एक और नंबर जो हमारे पास आया है वो है 54% का, जो आपको बाज़ारों में खुला दूध मिलता है। 54% खुला दूध ऐसे है उसके नमूने इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी सेहत के लिए मौजू नहीं है। एक सर्वे किया गया जिसके मुताबिक ये फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहा जाता है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और बुनियादी ज़रूरत है। अगर हम बात करें बच्चों से लेकर बड़े हर एज फैक्टर के लोग मुख्तलिफ तरीके से दूध का इस्तेमाल करते हैं, कोई चाय बना के, कोई खीर बना के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन मयार और अगर हम इन नमूनों की बात करें तो किस तरह से कंसर्न डिपार्टमेंट्स इस हवाले से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। हम देखते हैं कि रेड किया जाता है, बड़े बड़े टैंकर्स पकड़े जाते हैं, दूध को ज़ाया कर दिया जाता है, लेकिन रोकथाम के लिए, रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम करने की ज़रूरत है, क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है इस पूरे इशू पर बात करने के लिए, उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर शहजाद अमीन मेरे साथ मौजूद हैं, CEO हैं पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं आसिफ अली डोगर, इन्हें कहते हैं, ये है एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी। इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। कहिएगा सर कि टॉपिक जो है दरअसल टॉपिक नहीं है, एक इशू है, बल्कि अब ग्रेजुअली जितना ये डैमेज हो चुका है और जितना हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं कि जो अदाद शुमार हमने रिसीव किए या जो सर्वे किया उसके मुताबिक जो भी सप्लाई करने वाले लोग हैं दूध, अब उनको पकड़ना, उनके खिलाफ रेड करना, कार्रवाई करना, ये सब कुछ होता रहता है और ये खबरें चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब ये निज़ाम इतना ज़्यादा फैल चुका है, नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि अगर आप 92% की बात करें तो वो दूध जो उसका मेयार होता है उस पर पूरा उतरता ही नहीं है। इस हवाले से क्या क्या इक़दाम किया जाए? थैंक यू वेरी मच जी, आपने बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जो एफ़र्ट्स हैं वो आपके सामने रख सकूँगा। इसमें सबसे पहले तो देखने की बात यह है कि सर्वे की अथेंटिसिटी भी हमें देखनी पड़ेगी। 90 इसमें कोई शक नहीं कि 7 से 8% लोग जो हैं वो पैक दूध यूज़ करते हैं और 92% लोग जो हैं वो खुला दूध यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें खुला दूध जो है उसके पंजाब फूड अथॉरिटी ने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे जो गाय का दूध है उसके स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ हैं, जो गाय और भैंस का मिक्स दूध है उसके स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ हैं, और जो भैंस का दूध है फुल क्रीम आप उसे कह सकते हैं, फुल फैट दूध, उसके स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ हैं। तो हम बुनियादी तौर पे ये हमें वजाहत की ज़रूरत है कि हर दूध के, खुले दूध में ख़ास तौर पे स्टैंडर्ड्स की वजाहत बाकायदा पंजाब फूड अथॉरिटी ने इसमें की हुई है। और हमारी टीमें जो हैं राउंड द क्लॉक पूरे सूबे में इस पर एक्शंस कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं पिछले 9 महीने के फिगर्स आपके साथ शेयर करूं तो हमने पूरे सूबे में कोई 1,02,000 इंस्पेक्शंस की। इसमें दूध की दुकानें हैं और दूध की गाड़ियाँ हैं, और इसमें हमने कोई 8 करोड़ लीटर दूध चेक किया। इस 8 करोड़ लीटर जो हमने दूध चेक किया, इसमें से कोई 1,02,000 कोई 10 से 11 लाख जो लीटर दूध है वो हमने डिस्कार्ड किया, और इसकी परसेंटेज निकालें तो 1 से 1.5% बनती है। और हमने कोई 13,000 लोगों को जुर्माना किया और कोई 11 करोड़ रुपया हमने जुर्माना किया दूध के ऊपर। अब मैं वजाहत कर दूं कि डिस्कार्ड हम कौन सा दूध करते हैं और जुर्माना किस में करते हैं। डिस्कार्ड हम वो दूध करते हैं जिसमें हमें ये शाइबा हो जाए कि वहाँ पे मिलावट है, सिंथेटिक है, मसनूई है, उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। आपने नोटिस किया होगा। और जो जुर्माना हम करते हैं वो हम करते हैं कि उसके स्टैंडर्ड्स, उसमें फ़ैट ठीक नहीं है, उसमें सॉलिड्स ठीक नहीं है। तो अगर हम दोनों की रेशो निकालें तो जो मसनूई और मिलावटी दूध है उसकी परसेंटेज को 1.5 से 2% बनती है, और जो बाकी स्टैंडर्ड्स रूटीन में फ़ैट या जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ठीक नहीं है, उसकी रेशो बनती है 10 से 12%। आल्दो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और खुला दूध जो है इसका इंश्योर करना ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज। जो हमारा पैक्ड होता है उसमें मेंशन्ड हो जाता है कि वहाँ पे फैट्स इतनी है, ये फुल फैट दूध है, ये लो फैट दूध है, ये फुल क्रीम दूध है। यहाँ पे जो है डॉक्टर शहजाद साहब आपकी तरफ आएंगे। 2 चीजें जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जो बाहर दुनिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं आपको दूध जिस तरीके से, जिस प्रोसीजर से पाकिस्तान में हमें जिस प्रोसेस से गुजरता है वो सबको मालूम है। सर, क्या ये आजकल का जो दूध है हमारे मार्केट में जो दस्तयाब है, इसके क्या नुकसानात हैं और किन किन मसाइल का इंसान शिकार हो सकता है, और इसके मुताबिक जो डब्बे का दूध है क्या वो वाकई मयारी है? डॉक्टर शहजाद आपकी तरफ आऊंगा।
जी मुझे आवाज आ रही सर है। ये हरमीत का सवाल आपसे था, प्लीज उसको एड्रेस कीजिएगा। जी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हरमीत का सवाल आपने सुना है तो उसको एड्रेस कीजिएगा। जी जी मैंने सवाल सुना नहीं था। अच्छा देखें, इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, एक तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना डब्बे का दूध, आई थिंक एक गलत कॉनोटेशन है। हमें बात ये करनी चाहिए कि एक है सेफ मिल्क और एक है अनसेफ मिल्क। जो जो खुला दूध है, क्योंकि उसके अंदर कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, जो खुला दूध है उसके अंदर कोई कंट्रोल एंड मेजर्स नहीं है, इसलिए उसमें बहुत सारी मिलावट है और उसको हम अनसेफ मिल्क कहते हैं। यहाँ पे हमारे अजीज दोस्त आसिफ अली डोगर साहब बैठे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर 50%, आपने भी बात की 54% दूध जो है वो सही नहीं है खुला दूध और बाकी ठीक है, तो जितना भी इस वक्त ठीक है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की मेहनत की वजह से है। अगर इनकी मेहनत नहीं होती तो शायद आज ये रिजल्ट जो है ना 90% होते। अब आ जाए दूसरी बात के ऊपर कि सेफ मिल्क क्या होता है। सेफ मिल्क वो होता है जिसके अंदर नंबर 1 ट्रेसेबिलिटी होती है, नंबर 2 उसको जब मिल्किंग की जाती है फार्म से लेके दुकान तक कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, 4 डिग्री के ऊपर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नंबर 3 उसको मिनिमम पेस्चराइज किया जाता है या उसको ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें से बैक्टीरिया का जो है वो खात्मा हो जाए। इन सब चीजों के बाद उसको एक पैक कर दिया जाता है। वो पैक आप बॉक्स के अंदर कर सकते हैं जो कि टेट्रा पैक की टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में भी मौजूद है। इसके अलावा आप बॉटल में भी कर सकते हैं, आप प्लास्टिक के बैग में भी कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके की पैकेजिंग अवेलेबल है ताकि दूध को सेफ किया जा सके। जब दूध को सेफ कर दिया जाता है तो वो दूध इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पीने के कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए बेहतरीन दूध होता है। तो ये बात जरूरी है कि हमें सेफ मिल्क पीने से हमें क्या एडवांटेज है और अनसेफ मिल्क पीने से हमें क्या खतरे हमारे महसूस हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अनसेफ मिल्क जो है उससे क्या नुकसान आते हैं। सबसे पहला नुकसान तो नशो नुमा का है। उसके अंदर ना तो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है ना न्यूट्रिशन वैल्यू है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 46% बच्चे स्टंटेड और माल न्यूट्रिशन का शिकार है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और उसकी वजह से जो हमारा हेल्थ बिल है इस मुल्क का वो कहीं बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आपकी जो बात है मैं इसको ये से ड्राइव करना चाहती हूँ कि अगर आप सेफ और अनसेफ की बड़े अच्छे से आपने इसको जस्टिफाई किया है, और वो बात जो है मैं थ्रो करना चाहती हूँ आसिफ पे। आसिफ, अगर मैं बात करूँ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर मैं बात करूँ सिर्फ इस चेन की, जिस चेन का जिक्र जो है वो डॉक्टर साहब कर रहे थे, ऑब्वियसली मेक श्योर तो पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं करना है, हम देखते हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि रेड किया जाता है, लेकिन एक फार्म से जब निकलता है दूध तो शायद वो सेव होता है, लेकिन वो चेन से जब वो गो थ्रू होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचता है, वो आगे सप्लाई करते हैं तो वो सेफ में तब्दील हो जाते हैं। हमने यहां तक देखा है कि सरफ मिलाया जा रहा होता है, पता नहीं पाउडर मिलाया जा रहा होता है, पता नहीं कौन सी ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं। सर उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या नेटवर्क है जिससे फौरी तौर पर इन चीजों को रोका जा सकता है? चले फौरी नहीं, ग्रेजुअली रोका जा सकता है। थैंक यू जी। यहाँ पे बेसिकली 2 महकमा का रोल आता है। फार्म्स की हद तक लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का रोल है। वो आप सारे समझते हैं कि फार्म्स को रेगुलेट उन्होंने करना है, जो फीड वहाँ पे एनिमल्स को दी जा रही है उसको रेगुलेट वो करते हैं। ठीक है। जब वहाँ से दूध प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर उसके बाद सप्लाई चेन और जहाँ इस्तेमाल होना है वहाँ तक आने तक पंजाब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। ठीक है। हम इनकी गाड़ियाँ भी रजिस्टर करते हैं, इनके चिलर्स और कलेक्शन सेंटर भी रजिस्टर करते हैं, और इनकी गाड़ियाँ आपने नोटिस की होंगी कि हमने ख़ास तौर पे लाहौर के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे नाकाजात लगाए होते हैं, वहाँ पे इनकी चेकिंग कर रहे होते हैं। रास्ते में सरप्राइज चेकिंग होती है, मोटरवे के ऊपर स्क्वाड्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे तो इनकी इंस्पेक्शन और इसकी टेस्टिंग। दूसरा यह है कि हमने मोबाइल फूड लैब्स बनाई हुई हैं जो जहाँ कहीं उनको दूध की गाड़ी नज़र आएगी वो उसको चेक करेंगे और उसके जो है टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंगली डिसीजन किया जाएगा। सर ये किस तरह से डॉक्टर साहब एक और चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं और जो आपकी टीमें कर रही हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो हमें बड़ी कम नजर आती है। आप आए मेरे साथ, मैं आपको निशानदेही करता जाऊंगा। रावलपिंडी का पूरा एरिया, इस्लामाबाद के एरिया में कहीं ना कहीं आपकी टीमें नजर नहीं आती और इस किस्म का गैर मयारी दूध जो है
उसकी भरमार है। तो क्या कोई टीम में या कहीं ना कहीं आपको जो लोगों की जरूरत है मुलाजिमीन की, उसमें कोई कमी है सर कि ऑपरेशन में हमें उसी तरह एक्टिव हो रही कोई नजर नहीं आता है? सर बिल्कुल बड़ी वैलिड बात है आपकी। हमें अपनी टीमें बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी टीमों की तादाद, अपने HR की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें एक पूरे मुआशरे का रोल है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कहीं सिंथेटिक मिल्क का कोई एक यूनिट है, पंजाब फूड अथॉरिटी वहाँ एक्शन करती, उसको हम पकड़ लेते हैं, FIR दे देते हैं। उसके बाद 3 महकमों का रोल वहाँ शुरू हो जाता है, प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का, जुडिशरी का। अगर हम सारे मिल के उन लोगों को जो माफिया है उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, तो उसके बाद फिर ये एक मिसाल बनेंगे और उसके बाद ये जुर्म जो है ये नहीं करेंगे, और इस तरह ही हम कामयाब होंगे। मुआशरे का रोल इस तरह इंपॉर्टेंट है कि आपके गली मोहल्ले में जहाँ कहीं आपको सिंथेटिक मिल्क, मसनूई दूध वहाँ बनता नज़र आए, इमीडिएटली पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन है 1223, वहाँ पे हमें फ़ोन करें, हमारी टीमें वहाँ पहुँचेंगी, रिस्पॉन्ड करेंगी और एक्शंस करेंगी। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, मेरा कतई तौर पर मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि कंपनी या फिर जो इदारे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे, लेकिन हरमीत और मैं जो बात करना चाह रहे हैं दरअसल वो आम आवाम जो पब्लिक हमें इस वक्त देख रही है, ग्राउंड रियलिटी ये कि 95% की अगर हम बात करें, 92% की अगर हम बात करें, तो वो दूध जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो मयार पर पूरा नहीं उतरता, पहली बात। दूसरे नंबर जो हमारे पास है वो 54% के हैं। वो 54% सिर्फ खुला दूध जिसके नमूने आप लोगों ने लिए, आपके मोबाइल लैब्स की जो लेबॉर्ट्रीज हैं उन्होंने उसको चेक किया, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डेयरी एसोसिएशन के किरदार की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो आप इस पर क्या समझते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए एसोसिएशन के तौर पे कि जो नेटवर्क है वहाँ पर रास्ते में जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हो सकता है फार्म से सेफ मिल्क ही जाता हो, लेकिन वो अनसेफ में जब तब्दील होता है तो वो ग्रेजुअली होता है, पूरा एक नेटवर्क है, स्टेप बाय स्टेप। तो उसको रोकने के लिए किस तरह से आवाज़ उठाई जाती है, इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है? सर मुझे आपकी आधी बात समझ आई थी, आधी नहीं ऐसी ब्रेक हुई थी, बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिस्पांस ऑन दिस। देखिए, जो चीजें करने की जरूरत है, एक तो हमें कंज्यूमर को सही अवेयरनेस और मालूमात देने की शदीद जरूरत है, और उसमें हम लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ भी काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सही सेफ मिल्क क्या होता है, सेफ मिल्क क्या होती है, और उसको कंज्यूम करना चाहिए। और मेरे पास एक छोटा सा क्विक सोल्यूशन भी है जिस पे ऑलरेडी पंजाब फूड अथॉरिटी मेटल काम भी कर रही है। आसिफ साहब ज़्यादा बेहतर तौर पर उसमें बता सकेंगे। आई थिंक प्रॉब्लम जो है वो फार्मर का नहीं है। फार्मर तो एक अच्छा क्वालिटी का म्यारी दूध प्रोड्यूस करता है, जो प्रोसेसर है उसको पिक करता है, प्रोसेस करता है। जो प्रॉब्लम है वो मिडिलमैन का है। अब आपको हैरानगी होगी सुन के, और आई नो हमारे यहाँ जैसे लाहौर की हम बात करें, हमारे लाहौर की कंजम्पशन है 50 लाख लीटर की, और जबकि आता है खाली 30 लाख लीटर। तो बाकी 20 लाख लीटर कैसे बनता है, ये एक बहुत ही अफसोसनाक और अलमिया है। ये जो हमारी प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। अब उसको पूरा करने के लिए हम गलत मीन्स इस्तेमाल करते हैं जी। अगर हम स्टेप नंबर 1 के ऊपर, जो यहाँ पे तकरीबन कोई 5 से 10 हजार दुकानें हैं, अगर हम उन दुकानों पे ये पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर इंश्योर कर दें कि जो भी दूध अवेलेबल होगा वो पैकेज्ड फॉर्म में होगा और ट्रेसेबल होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर एक काम करते हैं ना, डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, फिर हम यहीं पे इस चीज़ को इंश्योर कर लेते हैं, बिकॉज पंजाब फूड अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं, एसोसिएशन भी हमारे साथ है, हम सिर्फ आम आवाम की एक बात कर लेते हैं। आसिफ साहब, गली के कोने पे जो एक दुकान होती है ना, उससे मिलने वाला जो दूध होता है ना, एक आम आदमी ने, एक आम लेमैन ने वही खरीदना है। डब्बे का या प्रोसेस फूड खरीदने की उसकी एबिलिटी नहीं है, वो इतने पैसे नहीं खर्च सकता। अब वो कंज्यूमर है, उसको अवेयरनेस नहीं है, उसको हम क्या अवेयरनेस दें? वो पैसे दे रहा है, उसको लग रहा है कि वो दूध घर खरीद के लेके जा रहा है अपने बच्चों के लिए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर वो जो गली के कोने पे एक दूध वाला गवाला बैठा हुआ है, उसने उसमें क्या क्या मिलाया है वो डिमांड सप्लाई को पूरा करने के लिए। हमारे अगर हम फार्म्स की बात करें तो पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि कितने फार्म्स मौजूद हैं, उनसे जो दूध आता है उसकी तादाद कितनी है, उसकी जो आपने डिमांड सप्लाई चेन को कंट्रोल करना है, उसकी वजह से तो लोग जब दूध को पतला करते हैं या उसके अंदर कुछ मिलाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको दूध ज़्यादा चाहिए होता है और उसकी मौजूदगी जो है वो कम होती है।
थैंक यू जी। दो हिस्से हैं आपके सवाल के। एक तो ये है कि लाहौर के लेवल पे हमने एक इनिशिएटिव पिछले 6 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं। एक तो हमने एक सेपरेट मिल्क डायरेक्टरेट बना दिया है, और मिल्क डायरेक्टरेट जो है डॉक्टर साहब को पता है कि वो जितने स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग एसोसिएशंस, प्रोड्यूसर, फार्मर्स और ये सारे जो लोग हैं इंडस्ट्री, तो इनसे कोऑर्डिनेट करके वो सारी पॉलिसी मेकिंग करते हैं कि जहाँ पे हमने एक्शंस करने हैं, जहाँ पे इंटरवेंशंस करने हैं। लाहौर की दुकानों की हद तक हमने इनिशियली ये शुरू किया कि 200 बड़ी दुकानें जिनकी सेल 5000 से ज्यादा लीटर है। लेकिन दुकानें तो 5000 मैं अर्ज करता हूँ टोटल दुकानें, 5000 है मैं अर्ज करता हूँ ना, उसमें हम फेजेस में काम कर रहे हैं। लाहौर में दुकानें हैं 5000। ठीक है। पहले मरहले में हमने 200 बड़ी दुकानें वो ली ठीक है। जिनके पास सेल 5000 लीटर से ज्यादा है पर डे। ठीक है। उनके पास हमारी टीमें जा रही, जी जी। हम उनसे बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी ले रहे हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मोहम्मद दीन मिल्क शॉप है, वो कहता है कि मैं रोजाना 5000 लीटर दूध सेल करता हूँ, ठीक है। मेरी 1500 सप्लाई कसूर से है, 1500 मंडी बाउद्दीन से है, 1500 पाकपतन से है। हम उसके जो बैकवर्ड सोर्सेज हैं सारे वो लेके अपनी वहां की टीमें जिलों की जो हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप वहां जाएं कि वो जिस दुकान का, जिस बंदे का, जिस फार्म का मेंशन कर रहा है, क्या उसकी प्रोडक्शन उतनी है जितनी वो सप्लाई कर रहा है इसको लाहौर वाले को। उसमें जो गैप आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उसमें जो गैप आइडेंटिफाई हो रहे हैं उस पे हम फिर एक्शंस कर रहे हैं। जिसकी ट्रेसेबिलिटी रॉन्ग साबित हो रही है उस पे हम एक्शंस कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम दुकानें सील कर रहे हैं, उनके खिलाफ जुर्माने कर रहे हैं। इसको हमने बढ़ाया फिर हर डिवीजनल हेडक्वार्टर तक, और हमारा ये प्रोग्राम है कि जून 2024 तक लाहौर की सारी दुकानों की बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी हम इंश्योर कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम एक ऐसी किट इंट्रोड्यूस करवाएं जो दूध वाली दुकान पे मौजूद हो और एक कंज्यूमर वहां पे जाए और वो कहे कि इस किट से आप ये दूध का टेस्ट करके दें, ये दूध ठीक है या नहीं, क्या इसमें फैट्स पूरे हैं, क्या इसमें सॉलिड्स पूरे हैं, और क्या इसमें सिंथेटिक मिल्क की अडल्ट्रेशन तो नहीं है। सर, तो फिर एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो एक दुकान पे जाता है, वो एक कंज्यूमर है, वो पैसे देता है, वो दूध लेके घर चला जाता है। लेकिन सर सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। चलिए कंज्यूमर पर हम जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपने दूध सोच समझ के खरीदना है, फैट्स चेक करें, उसके अंदर सारी जो आपके फैक्टर्स हैं उसको पूरा समझे और उसके बाद जाके आपने वो दूध बाय करना है। लेकिन सर अगर हम बात करें आपके मोबाइल लेबॉर्ट्रीज की, जो कि आपने कहा कि सर्कुलेट करती हैं ऑल ओवर द लाहौर और पंजाब, लेकिन हम बात करें अगर दुकानों की, छोटी हो या बड़ी हो, दुकान होती है, उस पे दूध रोजाना सुबह दिन रात 3 टाइम बिकता है, वहां की सर्टिफिकेशन के हवाले से हम किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं कि किसी दुकान के बाहर अगर सर्टिफिकेट लेगा कि यहाँ का दूध मेयारी है, यहाँ से आप खरीदें, अदरवाइज आप ना खरीदें, तो शायद अवाम को अवेयर करना आसान हो जाए। अवाम को वो सर्टिफिकेट देखा हुआ वहां पर पड़ा हुआ मिलेगा तो शायद वो वहां से दूध ना खरीदें या शायद खरीद लें। डेफिनेटली वो जो एक प्रोसेस हमने शुरू किया ना ट्रेसेबिलिटी का, उसमें जिस दुकान की ट्रेसेबिलिटी ठीक होगी हम उसको सर्टिफाई कर देंगे यहाँ से दूध ठीक मिलता है। जिसकी नहीं ठीक होगी या वो बंद होगी या उसके खिलाफ हैवी एक्शंस लिए जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमारी टीम में हमने लाहौर में एक मोबाइल स्क्वाड अभी बनाया, उसमें कोई 10 से 15 लोग हैं, 2 गाड़ियाँ होंगी, वो डिफरेंट टाउन्स में जाएंगे, सरप्राइज चेकिंग करेंगे और छोटी बड़ी दुकानें जो हैं वो चेक करके वहाँ पे टेस्ट भी करेंगे मौके के ऊपर, और उसमें अनशेड्यूल्ड उनके विजिट्स होंगे ताकि हमें ये, और एक तो ये है कि दुकान वाले को ये ना पता हो कि फूड अथॉरिटी ने कब आना है, हाँ। और दूसरी बात ये है कि वहाँ जाके कंज्यूमर्स को, लोगों को फ़ायदा हो कि ये एक इनकी मोबिलिटी बढ़ी हुई है और अकॉर्डिंगली लोग उससे मुहतात भी हो जाएंगे और दूध ठीक बेचना शुरू हो जी हरमीत। मुझे थोड़ा सा शोर ज्यादा आ रहा था तो मैं क्लियरली सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। आसिफ साहब ने जो बात की थोड़ी बहुत समझ आई कि चलो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं उनके मुताबिक। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये दूध जो आप लोग फरमा रहे हैं कि पीने का काबिल नहीं है, आम आदमी के पास तो बड़े मुश्किल से पैसे बचते हैं कि कहीं ना कहीं वो जाए तो फिर व्हाइटनर की तरफ वो जाता है, जो व्हाइटनर है उसका कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि जो दूध है वो जाहिर बात है एक पाव का जो दूध है वो 100 रुपए से तकरीबन 90-100 रुपीस तक हो चुका है। जी आप दोबारा बताइए हरमीत, मुझे आपकी बात क्लियर नहीं आई, दोबारा बताइए। हरमीत दोबारा सवाल पुट कर दें। जी मेरा सवाल यही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो ये दूध है जो हमें लग रहा है, बल्कि आप सब जो फरमा रहे हैं गैर मयारी है, ऐसे में एक आम आदमी फिर कोशिश करता है कि अगर ये गैर मयारी तो व्हाइटनर की तरफ जाता है, उस व्हाइटनर के कितने नुकसान हैं सर? पहली बात तो उस व्हाइटनर के नुकसान कोई नहीं है, उसकी एक डिफरेंट रेसिपी है, लो कॉस्ट फॉर्मूला है, वो टी व्हाइटनर है। दुनिया में भी कॉफी में व्हाइटनर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट फैट डाली जाती है, तो उसके ऐसा नुकसान कोई नहीं है, बट यस उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एज अ फुल मिल्क की जितनी नहीं है।
और इसीलिए उसको चाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है या एड ऑन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपने पहले बात की थी ना कि लोगों को मालूम है, बिल्कुल लोगों को मालूम जरूर है, लेकिन आई थिंक एक तरफ तो पंजाब फूड अथॉरिटी की एक्टिविटीज हैं, जैसे आसिफ साहब ने बताया भी कि ऑपरेशनल और कंट्रोल पर्सपेक्टिव से वो कंट्रोल कर रहे हैं। यू नो ये सफर अच्छी तरह से शुरू हो चुका है। दूसरी चीज है कंज्यूमर को सही मालूमात देना, उसके लिए पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन भी, उसके लिए और अदारे भी, स्पेशली एकेडमिया, यूनिवर्सिटी डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं आई थिंक। और ये शायद आपकी मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को हमें बताना चाहिए कि सेफ मिल्क, सेफ डेयरी क्या चीज है, उसकी कंजम्पशन से क्या फायदे होंगे। अगर हम उसको सही म्यारी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये लॉन्ग रन में हमारे ही घर में नुकसान करेगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट बीमारियों। ऑल राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आवाम को इस हवाले से जिम्मेदार करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी। और मीडिया की जिम्मेदारी की जब आप बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी का सबूत यही है कि हमने ये सेगमेंट कंडक्ट किया सिर्फ आपको बताने के लिए कि पंजाब फूड अथॉरिटी भी यहाँ मौजूद है, एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है, ये लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी क्या है वो आपने पूरी करनी है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। और सेगमेंट को कंक्लूड करना है इस चीज़ से कि ठीक है, इन सब बातों को कंसर्न डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी एक चीज़ है जिसको मेरे ख्याल से अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद ही, नेटवर्क हो, सिस्टम हो, निज़ाम हो और एक नेट जो भी चीज़ है वो बेहतर हो जाएगी। बशर्त ये कि आप रियलाइज़ करें कि आपका इंसानी जानों से खेलने का कोई जवाब नहीं बनता और आप इस चीज़ के मुर्तकिब हो जाएंगे तो सवाल आपसे किया जाएगा। दैट्स इट। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कौमें जब हम तकमील की जानिब बढ़ती हैं या जब हम कौमों के बनने की बात करते हैं, कोई अजीम कौम सिर्फ उस वक्त ही अजीम बन सकती है जब तालीम पर फोकस किया जाए। यकीनन अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामारों की हम बात करें, नौजवानों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, तो हमारी कोशिश ये होती है कि तालीम एक वाहिद फोकस हमारा तो है, लेकिन हमारे सियासतदान या हमारे महकमे जात कंसर्न्स जो हैं इस हवाले से हम उनको नहीं देखते कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और इस दौरान फिर क्या होता है, बीच में से वो लोग जो कि इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, वो लोग जो कि दर्द दिल रखते हैं, वो लोग जो कि अपने बन से जो उनसे हो सकता है वो ज़रूर करते हैं। तो बेसिकली उन लोगों को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अपने तौर पे बच्चों की तालीम के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए दिन रात काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी गैर सरकारी NGOs और गैर सरकारी इदारे हैं जो कि बच्चों की तालीम के लिए काम कर रहे हैं। और उन बच्चों के लिए जिनको तालीम का मतलब भी नहीं पता, जिनका रुझान ही नहीं है ना उनके माँ बाप का ना उन बच्चों का, जिनको आप गली मोहल्लों में या तो कूड़ा उठाता देखते हैं या मांगता देखते हैं या आप उन्हें झोंपड़ियों में रहता देखते हैं। झुग्गियों में रहने वाले ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जो पैदा होने से लेके जवान होने तक सिर्फ यही सोचते हैं कि हमने पैसे कैसे कमाने हैं। तो उनको तालीम की राह पर डालने वाली एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ही इदारा जिसको SKZ फाउंडेशन कहते हैं, जो कि बच्चों की तालीम और खुराक के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आपका तारुफ कराती हूँ, अंसा आसिम हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये NGO जो है जिस मकसद के लिए उन्होंने बनाई है वो मकसद जानने की इनसे कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंसा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, अप्रिसिएशन फॉर यू फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक कि आप लोग जो है वो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। जस्ट वांट टू नो कि व्हेन यू स्टार्टेड, आपने इसको शुरू कब किया और वो थॉट प्रोसेस क्या था, वो क्या सोर्स थी जिसकी वजह से आपने ये इनिशिएटिव लिया? It was started in 2017 and it was a society based, university based society जो स्टूडेंट्स बनाते हैं हर यूनिवर्सिटीज़ में। तो बट ये होता है कि वो क्विट कर देते हैं, यूनिवर्सिटी अब ख़त्म हो जाती है तो सोसाइटीज़ में न्यू लोग आ जाते हैं और न्यू मेंबर्स उनको रिप्लेस कर देते हैं। बट SKZ फाउंडेशन ने वो रास्ता जो शुरू किया था उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। उस सोसाइटी बेस्ड जो यूनिवर्सिटी बेस्ड सोसाइटी थी उसको एक प्रॉपर NGO, रजिस्टर्ड NGO के तौर पर अब वो काम कर रही है, नॉट इवन इन पाकिस्तान बल्कि UK में भी। अच्छा, दैट्स रियली गुड, ये अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने देखी है, जाहिर बात है कंटेनर का जो स्कूल है उसमें हम बच्चों को ज़्यादातर जो सुहाने स्टार्ट में कहा कि जोगियों के में जो पलने बढ़ने वाले बच्चे हैं या गली कूचों में होते हैं, आप जैसे नौजवानों की कोशिश होती है कि उनको ही तालीम से रास्ता किया जाए। मुश्किलात क्या होती है, उनके वालिदैन को कायल करना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे कायल कर लेते हैं?
बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको उनके साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। हम लोगों की सोच ये है कि वो पढ़ना चाहते नहीं, आगे नहीं बढ़ना चाहते। जब भी हम लोगों से मिलते थे, बात करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आप 4 साल जाएंगे, 5 साल लगाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी पे ज़ाया कर देंगे, ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनकी ये सोच जो थी उसको हम लोगों ने गलत साबित किया कि नहीं आगे बढ़ना चाहते। इनके बच्चे मांगना नहीं चाहते, वो भी एक आसान ज़िंदगी गुजारना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनका 3 साल का बच्चा उसके हाथ में झाड़ू हो, वो अपने घर की सफाई कर रहा हो, उसका माँ बाप मांगने जाए या फिर दूसरों के घरों में काम करने जाए। अच्छा, एक और चीज़ इंसा, यकीनन हरमीत जो बात कर रहे हैं कि ये प्रोसेस आसान नहीं होता, वालिदैन को कन्विंस करना, एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो बहुत बड़ी तादाद है उन बच्चों की जो कि इस्लाम कहलाते हैं। वो बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन वसाइल की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से, और ढेर सारे ज़िंदगी में उनके मसाइल होते हैं, उसकी वजह से उनका रुझान नहीं होता। लेकिन आपने जब शुरू किया यकीनन 2017 में तो गालिबन को 30-40 बच्चे थे। अब आप किस तरह से इसको ड्राइव कर रही हैं? स्कूल जो हैं, क्या वो मोबाइल स्कूल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, और किस तरह से बच्चे जो है वहाँ पढ़ते हैं, और बच्चों की तादाद कितनी है? बेसिकली ये है कि एक पूरा इदारा है, पूरी टीम है इसके पीछे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया। मैंने भी एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया था इन 2019 एंड एज अ वॉलंटियर टिल प्रेसिडेंसी इट वाज अ टफ जर्नी एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रीलांसर। बहुत सारी चीज़ें थी। तो था ये कि स्टार्टिंग एक झुग्गी से हुई थी। अब वो कहते हैं ना कि तालीम वहाँ दी जाए जो उस लेवल पे लोग हैं। अब उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपको बड़ा स्कूल दिखाएंगे, आपको बड़ा स्कूल देंगे। वो जो स्कूल की डेफिनेशन है, इट्स नॉट लाइक अ बिग बिल्डिंग जहाँ पे आपको तालीम दी जाए। हमने उस सोच को बताया है कि स्कूल एक बड़ी बिल्डिंग नहीं हो सकता है सिर्फ, इट कैन बी अ झुग्गी, इट कैन बी अ पोर्टेबल चीज जो आप जैसे नौजवान करते हैं। और मैंने देखा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के नौजवान, और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम तो पढ़े लिखे औरों की भी पढ़ाएं और इस माशरे को पढ़ाना है, आगे लेके जाना है। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है कि कहीं ना कहीं जिस ग्राउंड पे आप काम करते हैं, जहाँ कंटेनर खड़ा करते हैं, जहाँ आप कोशिश होती है कि बच्चों को पढ़ाना, यहाँ क्योंकि जगह तो नहीं होती, नहीं स्कूल तो है, बिल्डिंग नहीं, तो फिर हमने देखा कि आसपास जो सोसाइटी की जो पार्क है या कहीं कोई जगह आप चुनते हैं, सोसाइटी वालों की जानिब से भी कई मसाइल, जो गवर्नमेंट की हम बात करें वो तो ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन फिर उनको भी मसाइल आना शुरू। तो क्या ऐसे मसाइल का सामना हुआ है स्टार्ट में, या अब कुछ चीज़ों के मसाइल? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मसाइल का, क्योंकि जो बच्चे थे ना वो दूसरों जो कोठियाँ आसपास आप देखते हैं, झुग्गियों के पास कोठियाँ होती हैं, वहाँ पे वो घरों में काम करने जाते थे। 5-10 हज़ार में पूरे साल के लिए उस बच्चे को खरीदा हुआ था। लेकिन जब वो पढ़ने आ रहा था तो उन लोगों ने पहले तो उन बच्चों को रेजिस्ट किया, उसके बाद उन्होंने हमें तंग करना शुरू किया। और बहुत सारी क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद इवन दे थ्रो ट्रैश ऑन अस, रोटन एग्स, स्पॉइल्ड मीट, even so many things were happened but still we have survived अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़मीन भी, अब जो लैंड थी वो हमारी अपनी नहीं थी, और हमें रिटर्न नोटिस आ गया कि आपकी अपनी ज़मीन नहीं है, हम इसको गिरा देंगे कंटेनर को। सो अब हमारा मिशन ये है कि हम एक बिल्डिंग, वैसे अगर आप एलडीए सीडीए की बात करो, आरडीए की बात करो ना, बहुत सारे ये जो खोखे हैं, बहुत सारे टेले हैं, इन्होंने बनाया, पैसे भत्ता तो ये लेते हैं। लेकिन आप जैसे नौजवान जब आते हैं तो फिर इनको कहीं ना कहीं खारिश शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं नोटिस थमाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस है जो शुरू किया है, मुश्किलात हैं, सारी चीजें हैं, वालिदैन कायल करना, सारा कुछ हो गया है, बच्चे जो हैं क्या उनका मन अब लग गया है? बिल्कुल, बच्चों का हम लोग उनको पहले स्टार्टिंग में उनको थोड़ी सी लालच थी खाने की, क्योंकि उनको खाना भी दिया जाता है, उनको ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, उनके शूज, बैग्स, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय अस। तो उनको थोड़ी लालच थी चीज़ों की स्टार्टिंग में। फिर हम लोगों ने उनका शौक कैसे डेवलप किया, हम लोगों ने उनको चीज़ों डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया। स्कूलिंग्स में क्या होता है कि बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखा दिया जाता है, बस वही वाला सीखता है वो। हम लोगों ने डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट टॉयज़, डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह अरेंज करवाएं जिससे उनका पढ़ाई में ध्यान लगे, बजाय इसके कि वो खाने के लिए आएँ, बजाय इसके वो पैसों के लिए आएँ, बजाय इसके वो किसी चीज़ के लिए आएँ। बट स्टिल अब हमने जैसे स्टाइपेंड पॉलिसी स्टार्ट की तो वो ये होता है कि बच्चे की जब 90% से ज़्यादा हो और एक भी छुट्टी ना हो तो हम उसको मंथली स्टाइपेंड देते हैं। और स्टार्टिंग में तो वो 3-4 बच्चे थे और माशाल्लाह से 20, 25, 30 इस तरह से हो चुके हैं। अच्छा अंसा, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यकीनन हम बात करते हैं कि मुश्किलात बहुत है, स्ट्रगल है उन बच्चों की भी, फिर उनके वालिदैन की भी, और फिर आपकी स्पेशली कि आपने कन्विंस किया। बट ऑल दो हम पाकिस्तान में देखते हैं कि डोनेशन के अतबार से पाकिस्तान भी सेरे फहरिस्त है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रजिस्ट करते हैं, जो कि इस हक़ में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुखय्यर हज़रात कहलाते हैं, जो कि डोनेट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे नौजवान या कुछ लोग,
उनको आप इस प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहती हैं कि आप किस तरह से इस इदारे को चला रही हैं और किस तरह की मदद की अपील आप करना चाहती हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने एक बिल्डिंग बेस्ड स्कूल बनाना है और स्कूल का मकसद ये होगा कि हम लोग इस तबके को पढ़ा सकें। हम प्राइवेट की तरफ भी जा सकते थे एंड वी हैव ट्राइड दैट, बट प्राइवेट स्कूल में क्या था कि उनको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा होना था और हमें निकाल दिया गया था ये कहकर कि अगर ये वाला बच्चा हमारे स्कूल में आएगा तो वो डी ग्रेड, दूसरे बच्चे डी ग्रेड होंगे। तो हम लोगों ने अपना स्कूल बनाना है जिसमें हर वो बच्चा पढ़ सकता है जो पढ़ना चाहता है, उनके लिए ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं हो सकती है। तो हम लोग एक बिल्डिंग बेस्ड स्कूल बनाना चाहते हैं और हम ऐसे ही छोटे छोटे मॉडल्स पूरे पाकिस्तान में, इवन दो आउट ऑफ पाकिस्तान भी रेप्लिकेट करना चाहते हैं ताकि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। इवन यू कैन विजिट अस एज www.skzfoundation.uk। यू कैन कनेक्ट विद अस। आप बच्चों के साथ मिल सकते हैं, आप एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस बशर्त ये कि आप एक विल के तहत जो है वो कोशिश करें और इनिशिएटिव लें, फिर इंशाल्लाह कारवा भी बनता चला जाता है और मंजिल भी आपको नजर आना शुरू हो जाती है। अंसा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। होपफुली कि आप जो कि अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाब करे मजीद और आपकी मदद भी होती रहे, लेकिन उस मदद के लिए आपका पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि उसके बच्चे जो है वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता ना हो। तो उसके लिए अगर इस तरह के इदारे काम कर रहे हैं तो आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनके भी रोशन मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के भी रोशन मुस्तकबिल के लिए हम सब मिल के काम कर सके। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब लास्टली आपको पता है हमने बात करनी है, वैसे तो हमें रोज़ करनी चाहिए, लेकिन रोज़ जो तबसरे आपके हलकों में हो जाते हैं वो सोशल मीडिया हो या जो चार बंदे बैठ के चाय पी रहे हों या खाना खा रहे हों, क्रिकेट की आजकल जब बात होती है ना तो लोगों को आ जाता है गुस्सा। और हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो मैच की बात करते हैं। अब इसको अच्छी खबर कहेंगे या बुरी कहेंगे मुझे नहीं पता, वो हमारी पब्लिक हमें बता दे। इस वक्त चेन्नई में जो है वो बारिश शुरू हो गई है और आपको पता है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो मैच है अब वो देखना ये है कि शायद खटाई में पड़ जाए, लेकिन खैर हम कुछ कह भी नहीं सकते हरमीत इस हवाले से। लेकिन जो भी हुआ उस पर तो लोग बहुत बातें कर रहे हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर तो नहीं हो रही। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है सोहा, अगर हम देखें बड़े मैच में जाना और कहीं ना कहीं ज्यादा हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं T20 के उनको ज्यादा आदत पड़ चुकी है और तनकीद तो होती है। जब आप हारते हैं तनकीद तो हम देखते हैं आवाम की तरफ से तनकीद भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप जीतते हैं तो जाहिर बात है फिर वाह हर तरफ होती है। लेकिन जिस तरीके से जो तैयारियां थी उस पर हमारे शो में हमने कई बार सवाल उठाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपने देखा कि मुख्तलिफ ग्रुप्स को और फिर दोस्तों को सपोर्ट करना टीम में। दूसरी जानिब हमने देखा कि पीसीबी के अंदर जो लड़ाई है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स ने इस क्रिकेट को इस दहाने पर लाके खड़ा कर दिया कि आज हमारी हालत यह है कि शुरुआत हमारी कैसी हुई, अब क्या हालात हैं, आगे जाके कितना मुश्किल है, ये सबके सामने है। खैर इस सारी सूरत हाल पर इन टेक्निकलिटीज पर बात कर लेते हैं। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इरफान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। इरफान, आप क्या समझते हैं जो अभी इस वक्त परफॉर्मेंस राइट नाउ जा रही है और हरमीत जो बात कर रहे हैं कि पीसीबी की जो अंदरूनी चपकलिश थी उसकी वजह से हमने काफी नुकसान उठाया है, लेकिन इस वक्त जो आप टीम की परफॉर्मेंस देख रहे हैं ओवरऑल उसे किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए, ओवरऑल देखा जाए, इसे समराइज किया जाए तो परफॉर्मेंस तो खैर काफी बुरी है और जो वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट होता है तो ऑब्वियसली आप इसकी प्रिपरेशन कई साल कुछ मंथ पहले करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। और आपके 4 साल के बाद जो इवेंट आता है और इसकी प्रिपरेशन दुनिया डिफरेंट लेवल पे ट्रीट करती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कॉम्बिनेशन था, जो चीजें थी 2-2.5 साल से, वो सारी कोलैप्स में चली गई ड्यूरिंग द एशिया कप। और जैसे एशिया कप आया, आपका डिजास्टर हुआ, आप बुरा परफॉर्म किया तो एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक टर्बुलेंस आ गई बोर्ड के अंदर भी और साथ फिर वही पेनिट्रेट की ट्रिपल डाउन इफेक्ट उसका आया टीम के अंदर भी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपका चेयरमैन स्टेबल नहीं होगा, अदारे का हेड स्टेबल नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर वो इफेक्ट आपका नीचे आता है। अच्छा इरफान, एक और चीज है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मैं चाहती हूँ उसको भी आप साथ ही ऐड कर लें, इसको एड्रेस करें कि इंडियन क्रिकेट टीम को हमने देखा है कि उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को, अपने खिलाड़ियों को बड़ा सेव किया है। छोटे मैचेस जो हैं, वार्म अप सेशन जितने भी थे उसमें भेजा उन लोगों को, बैकअप पे रखा उन लोगों को जिन्होंने खेलना था वर्ल्ड कप में। लेकिन हमने अगर अपने क्रिकेटर्स की बात करें, हर छोटे बड़े अच्छे बुरे मैचेस में हमने उनको खिलाया भी, रिकॉर्ड भी बनाए, रिकॉर्ड तोड़े भी, लेकिन उनको फुल यूटिलाइज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। अब जब उनके चलने की बारी आई थी तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्रेडिबल हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो नहीं है हमारी टीम में बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। और आज एक और रीजन हमारे सामने, आपको पता है हसन अली का भी आ गया है, उनको भी फीवर हो गया है। आप किस तरह से समझते हैं कि हमने किस तरह से मैनेज किया इसको? देखें, ये
प्रॉब्लम जो है, कम से कम अगर मैं अपना एज स्पोर्ट्स एंकर बात करूं तो मैं तो अपने शो में कोई 1.5-2 साल से बात कर रहा हूँ कि एक सर्टेन ग्रुप है टीम के अंदर, वो किसी और को आने नहीं दे रहा। Yes. और उनकी कोशिश होती है कि हम वही 11-12 लड़के बस वही खेलें हैं, वही। उसी वजह से उन्होंने क्या किया कि अपना डगआउट भी स्ट्रॉन्ग नहीं किया, और उनकी अप्रोच ये होती थी कि हम जो भी यंगस्टर है तो उसको भी चांस ना दिया जाएगा, दिया भी जाता तो उसको खिलाया नहीं जाता। दुनिया सारी वर्कलोड मैनेजमेंट करती है। वर्कलोड मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपके जो मेन प्लेयर होते हैं, जो 4-5 ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, वो सारे मैचेस नहीं खेलते, वो इंपॉर्टेंट मैचेस खेलते हैं। फिर आपकी रोटेशन पॉलिसी आती है, रोटेशन पॉलिसी में आप किसी दूसरे को चांस देते हो, और इस तरह फिर ग्रेजुअली आपका डगआउट भी स्ट्रांग होता है, और आपके जो वर्कलोड मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपके मेन प्लेयर को स्टेबिलिटी भी मिलती है, रेस्ट भी मिलता है। इरफान, अगर हम देखें इस बार आप भी हमारे साथ शो में थे और कई दफा इस बार हमने जिक्र किया कि हम हमेशा मिडिल ऑर्डर की बात करते थे, लेकिन अगर यहां पे देखा जाए हिंदुस्तान की सरजमीन पर स्पिनर की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमने वो नहीं बनाए। फिर अगर देखी जाए तो जो सोहा ने सवाल किया कि चाहे शाहीन की हम मिसाल ले लें कि वो परफेक्ट नहीं थे वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए, कि उससे पहले जिस तरीके से उसको खिलाया गया, आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आज नतीजा यही निकल रहा है हमारे लिए कि किसी चीज को हमने बाकायदा देखा नहीं? जी हरमीत पाजी, हमने 2 साल हमने जब ट्रांसमिशन करते रहे तब भी हम ये पॉइंट आउट करते थे चीजों को कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आना है। ये प्लेयर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे ज्यादा कैप्टन के ऊपर आती है। बाबर आजम जो है वो 4 साल से कैप्टनसी कर रहे हैं, उनको हर प्लेयर का पता है। और जो मैंने एक सर्टेन ग्रुप आपको बताया, ये इसी वजह से था कि कोई अगर यंगस्टर आ जाता है और वो अच्छा परफॉर्म कर देता है तो हमें कहीं ना कहीं ये ना हो जाए कि हमारी जगह जो है वो रिप्लेस हो जाए। तो इन्होंने फिर क्या किया कि ये सर्टेन लड़के ही खेलते रहे, और इन्होंने वो आप कह लें कि उनकी टीमवर्क अप्रोच कह लें, उनका माइंडसेट कह लें, नेगेटिव गेम अवेयरनेस कह लें कि जी हम जितना खेलेंगे हम रैंकिंग में भी ऊपर आएंगे, हमारी टीम में जगह भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इरफान थैंक यू सो मच, लेकिन आपकी बात बताइए वो यही कि फेवरेटिज्म जो है उसकी वजह से हमारी टीम को काफी नुकसान हुआ है। कोई एक्स-बजी टूर्नामेंट तो है नहीं, ये वर्ल्ड कप था जिसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी, जो कि नहीं की, तो उसका रिजल्ट आपके सामने, और दुआ ही कर सकते हैं, और दुआ के अलावा और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन खैर आप भी वीकेंड पे दुआ करें कि हमारी अगर आज मैच हो जाता है तो पाकिस्तान अच्छा ही परफॉर्म करे। ऑल दो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अब मंडे को। वीकेंड को खूब सारा एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।